गुड मॉर्निंग एवरीवन, माय नेम इज सचिन सिंह। आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं संज्ञा। तो हम जानेंगे कि संज्ञा क्या होती है। देखो, इस दुनिया में कि हर चीज़ का कुछ ना कुछ नाम है, चाहे वो कोई इंसान है, चाहे वो कोई वस्तु है, चाहे कुछ भी है, तो हम उस चीज़ का कुछ ना कुछ नाम है, तो वही नाम संज्ञा कहलाती है। जैसे कि मेरा नाम है सचिन सिंह और किसी वस्तु का नाम है कुछ, किसी का कुछ नाम है, तो वो सब क्या कहलाते हैं? संज्ञा। वो सब किसमें आ जाते हैं? संज्ञा। तो हम लिख सकते हैं किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्रणाली या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे राम, दिल्ली, सुंदर आदि। यानी किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्रणाली या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे राम, दिल्ली, सुंदर आदि। यानी मैंने अभी बताया ना, हर चीज का दुनिया में कुछ ना कुछ नाम है, तो उसी को संज्ञा कहते हैं। अब इसके आधार पर, इन्हीं के आधार पर, व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के आधार पर संज्ञा के 5 भेद हैं। संज्ञा को 5 भेदों में बांटा गया है। इसमें पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरा है जातिवाचक संज्ञा। तीसरा है समूहवाचक संज्ञा। चौथा है द्रव्यवाचक संज्ञा। पांचवा है भाववाचक संज्ञा। तो ये है संज्ञा के भेद, जिसमें पहला है व्यक्तिवाचक, दूसरा है जातिवाचक, तीसरा है समूहवाचक, चौथा है द्रव्यवाचक, पांचवा है भाववाचक संज्ञा। अब हम इनको एक एक करके डिटेल में इनके बारे में जानेंगे, पर हम जान लेते हैं व्यक्तिवाचक और जातिवाचक के बीच में। कई बार इनमें हमें कंफ्यूजन रहती है। तो व्यक्तिवाचक और जातिवाचक, देखो हम इनको एक उदाहरण से समझते हैं, एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कि मैंने बोला कि कल हमारे कक्षा में 2 नए लड़के पढ़ने आए, तो लड़के जो है वो जाति का बोध करा रहा है। पर जब मैंने बोला कल हमारी कक्षा में राम और श्याम नाम के 2 लड़के पढ़ने आए, तो राम और श्याम ये व्यक्तिवाचक संज्ञा का बोध कराता है। और जब मैंने बोला कि 2 लड़के पढ़ने आए, तो ये जातिवाचक में आ गया। पर जब मैंने बोला कि राम और श्याम नाम के 2 लड़के हमारी कक्षा में पढ़ने आए, तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाएगा। और एक उदाहरण से समझ सकते हैं। जैसे कि मैंने बोला कि राम का घर उस दिशा में है। अब दिशा तो बहुत हैं, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, 4 दिशाएं। पर किस दिशा में? मैंने बोला उस दिशा में, तो दिशा जो है जाति का बोध करा रहा है। पर जब मैंने बोला कि राम का घर पूर्व दिशा में है, तो पूर्व दिशा व्यक्तिवाचक संज्ञा का बोध कराता है। दिशा जो था वो जातिवाचक संज्ञा का बोध करा रहा था, पर मैंने जब बोला पूर्व दिशा तो वो व्यक्तिवाचक में आ गया।
तो ये था व्यक्तिवाचक और जातिवाचक संज्ञा। अब हम बात करते हैं समूहवाचक। नाम से पता लग रहा है समूह यानी एक से ज्यादा, जिसमें एक से ज्यादा वस्तु या स्थान वस्तु या चीजों का बोध हो, उसे हम समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे आपने देखा होगा सेनाएं तो जब भी आती हैं तो ग्रुप में आती हैं, है ना। भीड़ देखी होगी, एक की तो होती नहीं, कई सारी होती, तो वो सब समूहवाचक संज्ञा में आ जाते हैं। अब बात करते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा की। देखो द्रव्यवाचक संज्ञा ऐसी संज्ञा है जिसमें इस दुनिया में जितनी भी वस्तुएं हैं, जितनी भी, वह सब द्रव्यवाचक संज्ञा में आ जाती हैं। भाववाचक संज्ञा, नाम से पता लग रहा है भाव, यानी हम इसमें किसी भावनात्मक चीजों के बारे में बता रहे हैं, उसके कहते हैं हम भाववाचक संज्ञा। अब हम एक एक करके इन पांचों को डिटेल में पढ़ेंगे। तो पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो लिखेंगे मेरे साथ, ऐसा नाम जो किसी एक का हो और उससे और उसके बारे में पता चले, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे हिमालय एक पर्वत है, पर उसका नाम लेते ही उसका चित्र मन में आता है। यह है व्यक्तिवाचक संज्ञा। ऐसा नाम जो किसी एक का हो और उससे उसके बारे में पता चले, उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे हिमालय एक पर्वत है, पर उसका नाम लेते ही उसका चित्र हमारे मन में आता है। तो ये था, जैसे एक ऐसा नाम जिससे किसी की पहचान हो, वो व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाता है। जैसे कि अगर मैंने बोला पर्वत, तो हमें नहीं पता हम किस पर्वत की बात कर रहे हैं, पर जैसे ही मैंने बोला हिमालय का पर्वत, तो तुरंत हमारे ध्यान में हिमालय का चित्र जो है हमारे मन में आता है। तो हिमालय क्या दर्शाता है? व्यक्तिवाचक संज्ञा को दर्शाता है। उदाहरण हम और कई सारे लिख सकते हैं व्यक्तिवाचक की, जैसे कि पूर्व। अभी मैंने जब पहले भी बताया था, पूर्व ये व्यक्तिवाचक संज्ञा को दर्शाता है। दिल्ली, मैंने बोला कि अगर मैंने बोला वो व्यक्ति उस व्यक्ति का जन्म उस राज्य में हुआ है, पर राज्य तो यहाँ जाति का बोध करा रहा है, पर मैंने बोला कि उसका जन्म दिल्ली राज्य में हुआ है, तो यानी दिल्ली ये व्यक्तिवाचक को दर्शा रहा है। तो पूर्व, दिल्ली, श्याम, ये भी किसी का नाम है, ये भी व्यक्तिवाचक में आ रहा है। तो ये सब था आगे। तो एक बार हम और देखेंगे, ऐसा नाम जो किसी एक का हो और उससे उसके बारे में पता चले, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे हिमालय एक पर्वत है, पर उसका नाम लेते ही उसका चित्र मन में आता है। ठीक है, तो उदाहरण के लिए हमने देखा पूर्व, दिल्ली, श्याम आदि।
अब दूसरा था जातिवाचक संज्ञा। तो जातिवाचक के बारे में हम पहले लिखेंगे फिर जानेंगे। ऐसा शब्द जिससे संपूर्ण जाति का बोध होता हो। संपूर्ण जाति का बोध हो, जैसे लड़का कहने पर उसके अंदर राम भी आएगा और श्याम भी। अतः किसी व्यक्ति वस्तु अथवा वस्तु की समस्त जाति का बोध हो, किसी व्यक्ति अथवा वस्तु की समस्त जाति का बोध हो, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। तो ये था जातिवाचक संज्ञा। उदाहरण के लिए कुत्ता, बिल्ली, तो जातिवाचक संज्ञा ऐसा शब्द जिससे संपूर्ण जाति का बोध हो, यानी मैंने पहले बताया जिससे समस्त जाति का बोध हो। जैसे लड़का, अब मैंने बोला लड़का, तो वो लड़का क्या है, जातिवाचक का बोध करा रहा है। तो लड़का कहने पर उसके अंदर राम भी आएगा और श्याम भी आएगा। अतः किसी व्यक्ति अथवा वस्तु की समस्त जाति का बोध हो,
उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। उदाहरण के लिए जैसे कि कुत्ता, बिल्ली, देखो कुत्ता कहने पर अब उसमें सभी आ गए, पालतू कुत्ता भी आ गया है ना, और जो रोड पे कुत्ते होते हैं वो भी आ गए, तो कुत्ता यानी वो समस्त जाति का बोध करा रहा है कुत्ता। बिल्ली, पालतू बिल्ली, रोड पे घूमने वाली बिल्ली है ना, तो बिल्ली, तो वो जाति का, बिल्ली क्या जातिवाचक का बोध करा रही है। मछली ना, तो ये सब था, तो ये था जातिवाचक संज्ञा, ऐसा शब्द जिससे संपूर्ण जाति का बोध हो। मैंने बोला लड़का, तो लड़के में किसी का भी नाम आ सकता है, राम, श्याम, है ना, जितने लड़के हैं दुनिया भर के सबका नाम आ गया। लड़का, वो लड़का क्या है, जाति का बोध करा रहा है, तो उसके अंदर राम भी आएगा, श्याम भी आएगा। अतः किसी व्यक्ति अथवा वस्तु की समस्त जाति का बोध हो उसे हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। उदाहरण के लिए था जैसे कुत्ता, बिल्ली, मछली आदि। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, जातिवाचक संज्ञा और व्यक्तिवाचक संज्ञा को लेकर। देखो कुछ व्यक्तिवाचक संज्ञा इतने प्रसिद्ध होते हैं ना कि उनका प्रयोग जातिवाचक संज्ञा में भी किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल विभीषण, रावण का भाई, ये हो गया व्यक्तिवाचक संज्ञा में आ गया। विभीषण है ना, विभीषण नाम है ना किसका था, रावण के भाई का, तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा। और विभीषण, आपको मैं बता दूं कि विभीषण एक चुंगलखोर जाति को भी दर्शाता है। विभीषण यानी एक चुंगलखोर जाति। आप जिन्होंने रामायण देखी होगी शायद उनको ये बात पता होगी ना, विभीषण क्यों उनको चुगलखोर जाति को, विभीषण का नाम लेकर चुगलखोर जाति को दर्शाया जाता है ना। उनपे कहावत भी थी कि घर का बेटी लंका ढाए, तो ये विभीषण यानी चुगलखोर जाति को भी दर्शाता है, और विभीषण यानी किसी का नाम भी, यानी रावण का भाई। तो इसमें दोनों व्यक्तिवाचक संज्ञा भी आ गई, जातिवाचक संज्ञा। तो हम लिखेंगे कुछ व्यक्तिवाचक संज्ञा, कुछ व्यक्तिवाचक संज्ञा जो विशेष रूप से जितने प्रसिद्ध हो जाते हैं, स्वयं में जातिवाचक भी हो जाते हैं। जैसे विभीषण, अभी मैंने बताया ना, जैसे विभीषण यानी रावण का भाई, विभीषण यानी रावण का भाई। जो एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तथा विभीषण जो एक चुगलखोर जाति को बताता है।
इसके प्रयोग द्वारा हम जान सकते हैं कि ये शब्द है कि यह शब्द व्यक्तिवाचक भी है और जातिवाचक भी, व्यक्ति और जातिवाचक दोनों है। तो कुछ व्यक्तिवाचक जो विशेष रूप से इतने प्रसिद्ध हो जाते हैं स्वयं में जातिवाचक भी हो जाते हैं, यानी कुछ व्यक्तिवाचक ऐसे हैं जो खुद इतने प्रसिद्ध होते हैं कि वह जातिवाचक भी कहलाते हैं। जैसे कि विभीषण, मैंने बताया था कि विभीषण यानी रावण का भाई, तो ये व्यक्तिवाचक में आ गया। पर विभीषण जो चुगलखोर जाति को दर्शाता है तो वह जातिवाचक संज्ञा में आ गया। जैसे विभीषण यानी रावण का भाई जो एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है, तथा विभीषणों जो एक चुगलखोर जाति को बताता है। अंत इसके प्रयोग द्वारा हम जान सकते हैं कि ये शब्द व्यक्तिवाचक भी है और जातिवाचक भी है। अब हम पढ़ेंगे समूहवाचक के बारे में। वाचक संज्ञा, तो मैंने पहले बताया था समूह यानी एक से ज्यादा चीजों का बोध हो उसे हम समूहवाचक कहते हैं। तो हम लिखेंगे पहले इसको, ये जातिवाचक का ही एक भाग है। इसमें एक से अधिक व्यक्ति या वस्तु का बोध कराते हैं। होता है जैसे भीड़, सभा, भीड़, सेना, तो इसके बारे में पहले पढ़ो। समूहवाचक संज्ञा ये जातिवाचक का ही एक भाग है। अब ये जातिवाचक का कैसे भाग हुआ अभी जानेंगे, पहले पूरा पढ़ो। इसमें एक से अधिक व्यक्ति या वस्तु का बोध होता है, जैसे भीड़, सभा, सेना। ठीक है, ये तो हमने जाना कि इसमें एक से अधिक चीजों का बोध हो रहा है, तो इसलिए हम इसको समूहवाचक संज्ञा कह रहे हैं। पर ये जातिवाचक का भाग कैसे हुआ? देखो, ये देखो भीड़। अब भीड़ तो बहुत
तरह की भीड़, यानी कई जगह पे हुई सब्जी मंडी में भीड़ है ना, कई जगह पे भीड़ होती है ना, कौन सी भीड़ की बात कर रहे हैं? तो भीड़ तो एक जातिवाचक को दर्शा रहा है। सभा, अब सभा भी बहुत तरह की होती है, लोकसभा, राज्यसभा, शोक सभा है ना, कौन सी सभा की बात कर रहे हैं हम? तो सभा जो है वो जातिवाचक को दर्शा रहा है। सेना, अब सेना भी बहुत प्रकार की होती है, जल सेना, वायु सेना, और वो सीमा सुरक्षा सेना जिसको हम बोलते हैं बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है ना, बीएसएफ इंग्लिश में। तो ये सब क्या है, जातिवाचक का बोध करा रहे हैं, पर ये एक से ज्यादा है तो इसलिए ये समूहवाचक संज्ञा में आ जाते हैं। तो ये था समूहवाचक संज्ञा के बारे में, ये जातिवाचक का ही एक भाग है जैसे मैंने अभी बताया। पर ये अगर एक से ज्यादा है, इसमें एक से अधिक व्यक्ति या वस्तु का बोध हो रहा है, जैसे कि है ना भीड़, सभा, यानी एक से ज्यादा चीजों के बारे में बताया जा रहा है, तो इसलिए इसको हम समूहवाचक संज्ञा बोलते हैं। चौथा है द्रव्यवाचक संज्ञा। ये जातिवाचक दूसरा भाग है तथा इसमें समस्त वस्तुओं का बोध होता है। जैसे सोना, चांदी, दाल, दूध आदि। तो द्रव्यवाचक संज्ञा ये जातिवाचक का दूसरा भाग है, कैसे वो भी हम जानेंगे अभी। तथा इसमें समस्त वस्तुओं का बोध होता है, मैंने पहले बताया था, जिसमें समस्त वस्तुओं का बोध हो रहा है वो द्रव्यवाचक संज्ञा में आ जाता है। जैसे कि जितनी भी चीजें हैं, सोना, चांदी, दाल, दूध, पानी, हवा ना, सब द्रव्यवाचक संज्ञा में आ गई। अब देखो ये जातिवाचक का दूसरा भाग है, वो कैसे? अब देखो यहाँ पे दिया हुआ सोना। अब सोना भी कई प्रकार का होता है। सोना यानी ये सिर्फ दर्शा रहा है जातिवाचक को। सोना होता है ना, देखा आपने, सुना होगा 20 कैरेट सेट होता है, मैंने सुना 22 कैरेट, 24 कैरेट है ना, 18 कैरेट, इतने कैरेट का सोना होता है ना। तो सोना भी अलग अलग कैरेट का होता है। तो सोना यानी नाम बता रहा है, जाति का बोध करा रहा है ना, पर है तो एक वस्तु ही ना। चांदी, दाल, दूध, सब ये सब चीजें किसमें आ गई? द्रव्यवाचक संज्ञा में। तो ये जातिवाचक का दूसरा भाग है। तथा इसमें समस्त वस्तुओं का बोध होता है, जैसे सोना, चांदी, दाल, दूध, हवा, पानी आदि। अब हम पांचवा पढ़ेंगे और आखिरी, जिसका नाम है भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा ऐसे संज्ञा के शब्द ऐसे शब्द जिससे किसी वस्तु
जिससे किसी वस्तु के गुण दोष या दशा का बोध हो। होता है ऐसे शब्दों को ऐसे को भाववाचक संज्ञा कहते हैं। भाववाचक संज्ञा मैंने पहले बताया था, भाव यानी जिससे हम अपनी भावनात्मक चीजों को दर्शाते हैं, भावनात्मक चीजों को दर्शाया जाए उसको भाववाचक संज्ञा कहते हैं। यानी यहाँ लिखा हुआ ऐसे शब्द जिससे किसी वस्तु के गुण यानी उसकी विशेषता, दोष, उसकी बुराइयों या दशा के का बोध होता है, ऐसे शब्दों को भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे समझ लीजिए कि मैंने बोला कि वह जगह उस जगह पे बहुत ही ज्यादा हरियाली, तो हरियाली क्या है, वो मेरे भाव को दर्शा रही है, तो वो भाववाचक संज्ञा में आ गया, है ना। मैंने बोला कि वह इंसान बड़ा पापी है, तो पापी इंसान, तो ये सब भाववाचक संज्ञा में आ गया। तो इससे मैं भाववाचक, जिससे भावनात्मक चीजों का पता लगता है, भावनात्मक चीजों को दर्शाया जाए उसको बोलते हैं भाववाचक संज्ञा। तो ऐसे चीजें जो भाववाचक संज्ञा में आ जाती हैं। तो ये था आपका पूरा टॉपिक संज्ञा के बारे में। हमने जाना कि संज्ञा क्या होता है, संज्ञा के आधार पर उसके कितने भेद होते हैं। हमने 5 भेदों के बारे में पढ़ा, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक और द्रव्यवाचक, इन 5 के बारे में पढ़ा डिटेल में एक एक करके। तो ये था संज्ञा के बारे में पूरा, इसमें हमने सब कुछ पढ़ डाला, कुछ भी नहीं छूटा हमारा। तो आज के लिए संज्ञा में बस इतना ही, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।